तारे के निर्माण का प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटो स्टार। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। तारा, जिसे अंग्रेजी में स्टार कहा जाता है, तारा वह आकाशीय पिंड होता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होता है, उसे हम तारा कहते हैं। सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है और स्वयं की ऊष्मा है, इसलिए सूर्य एक तारा है। ऐसा ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। इन तारों का जन्म और विकास होता है और अंत में मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तारे जो ब्रह्मांड में गैस और धूल के कण मौजूद होते हैं, उन्हें हम नेबुला या निहारिका कहते हैं। ये गैस एवं धूल के कण जब आकर्षण बल के कारण आपस में संकुचित होने लगते हैं, तो संकुचित होने के बाद वे घने और गर्म होने लगते हैं। इन्हें ही प्रोटो स्टार या आदि तारा कहते हैं और यही तारे के निर्माण का प्रारंभिक चरण होता है। यही प्रोटो स्टार जब इतने गर्म हो जाते हैं तो हाइड्रोजन का संलयन होने लगता है और यह हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाता है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन द्वारा काफ़ी ऊर्जा प्राप्त होती है। यही ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में हमारे पास तक पहुँचते हैं और यह तारे का मुख्य अनुक्रम स्थिति कहलाती है या इसी को किसी तारे की युवा अवस्था कहती है। और आज हमारा सूर्य इसी युवा अवस्था में है, अर्थात तारे के मुख्य अनुक्रम स्थिति में है। अगला प्रश्न, प्रोटो स्टार में नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होने पर यह क्या बन जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्य अनुक्रम तारा। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि जब प्रोटो स्टार में नाभिकीय संलयन होने लगता है तो हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है और इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है और यही द्रव्यमान की क्षति आइंस्टीन के ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है और इसी स्थिति को मुख्य अनुक्रम स्थिति कहते हैं या किसी तारे की युवा अवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न, किस तारे का जीवन काल सबसे लंबा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटे द्रव्यमान वाले तारे। अब इसके बारे में कुछ और जान ले। जो तारा जितना बड़ा होगा उसका जीवन काल उतना ही छोटा होगा और जो तारा जितना छोटा होगा उतना ही उसका जीवन काल लंबा होगा, क्योंकि जो बड़े द्रव्यमान के तारे होते हैं उनके उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में अधिक आंतरिक दबाव होता है, जिससे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने लगती है और हाइड्रोजन तेजी से जलता है, जिससे तारे जल्दी ही अपना ईंधन खत्म कर देते हैं। इसके विपरीत छोटे तारों में यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है और वे अधिक समय तक ऊर्जा उत्सर्जित कर पाते हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटे तारे अर्थात रेड ड्वार्फ का जीवन काल कितना हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खरबों वर्ष। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। किसी तारे का जीवन काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए किसी तारे का जीवन काल बताने के लिए हमें उसका द्रव्यमान पता होना चाहिए कि वह सूर्य से कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह का बात नहीं दी गई है, इसलिए हम एक अनुमानित उम्र ही बता सकते हैं। इसलिए यहाँ खरबों वर्ष कहना ज़्यादा उचित है। अगला प्रश्न, पल्सर वास्तव में किस प्रकार का तारा होता है? इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन स्टार। ऑप्शन ए इसका सही है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। न्यूट्रॉन तारा जिसका उद्भव सुपरनोवा विस्फोट के बाद होता है, ऐसे तारे जो सूर्य के 3 गुने द्रव्यमान के होते हैं,
ये तारे अपने जीवन काल के अंत में इनमें एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। उसी के बाद न्यूट्रॉन स्टार बनता है और ये न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर के जो परखच्चे होते हैं वह उड़ जाते हैं और 10 से 20 किलोमीटर व्यास का अति घना पिंड बचता है जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये न्यूट्रॉन जब तेजी से घूम रहा होता है और नियमित अंतराल पर विकिरण उत्सर्जित करता है उसे पल्सर कहते हैं। ये एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है जो विकिरण की तेज किरणें उत्सर्जित करता है। 1967 में खगोलविदों ने पहली बार रेडियो तरंगों के बहुत ही नियमित स्पंदनों को देखा था जिसे बाद में पल्सर के रूप में पहचाना गया। पल्सर की खोज ने ही न्यूट्रॉन तारों के अस्तित्व का पहला ठोस सबूत प्रदान किया। अगला प्रश्न, ब्लैक होल के चारों ओर की सीमा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इवेंट होराइजन। अब इसके बारे में कुछ जान लें। ब्लैक होल के चारों ओर की काल्पनिक सीमा को घटना क्षितिज तथा अंग्रेजी में इवेंट होरिजन कहते हैं। यह वह सीमा है जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता है। ब्लैक होल तब बनता है जब एक विशाल तारा लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 8 गुना मरता है तो उसका सारा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में समा जाता है। इसे सीधे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं आ सकता है। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आसपास के पदार्थों पर उनके तीव्र गुरुत्वाकर्षण प्रभावों का पता लगाकर ही इसकी जानकारी हासिल करते हैं। अगला प्रश्न, यदि विशाल तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो सुपरनोवा के बाद क्या बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्लैक होल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। एक भारतीय वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उन्होंने एक खोज की थी जिसके आधार पर तारे की मृत्यु के बाद उनका अंतिम परिणाम क्या होगा उसके बारे में बताया था। उनके सम्मान में ही इस सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना तक अगर कोई तारा है तो वह श्वेत वामन एवं काला वामन बनेगा। वहीं पर अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक होगा तो वह उसमें एक विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं और इससे न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल बनेगा। अगला प्रश्न, बहुत भारी तारे के अंत में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपरनोवा विस्फोट। अब इसके बारे में जान लें। जो तारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं वे अंत में सुपर रेड जाइंट बन जाते हैं और बाद में उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है और सुपरनोवा विस्फोट के बाद वे न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न, सुपरनोवा के बाद तारा किसमें बदल सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन स्टार। अगला प्रश्न, ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अत्यधिक शक्तिशाली। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल से प्रकाश भी नहीं निकल पाता है, इसलिए इससे प्रतीत होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न, तारे का द्रव्यमान उसके जीवन चक्र को कैसे प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिक द्रव्यमान छोटा जीवन। अगला प्रश्न, सूर्य का अंतिम चरण क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वेत वामन। अब इसके बारे में कुछ जान लें।
सूर्य का अंतिम चरण श्वेत वामन होता है, क्योंकि यह चंद्रशेखर सीमा से कम है और वे सभी तारे जो सूर्य के 1.44 द्रव्यमान से कम है वे अंतिम समय में श्वेत वामन और बाद में काला वामन बनते हैं, जिन्हें व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व कैसा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बहुत अधिक। अगला प्रश्न, सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के मुख्य अनुक्रम चरण में कितने समय तक रहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न, जब तारे का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल दानव। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब तारे का हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो वह लाल दानव अर्थात रेड जाइंट बन जाता है, क्योंकि जब पूरा हाइड्रोजन जल जाता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। अगला प्रश्न, सुपरनोवा विस्फोट के दौरान कौन से तत्व बनते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारी तत्व जैसे लोहा और सोना। अब इसके बारे में कुछ जान लें। सुपरनोवा विस्फोट के दौरान लोहे से भारी तत्व जैसे सोना, चांदी और यूरेनियम का निर्माण होता है। साथ ही जस्ता और अन्य भारी तत्व भी बनते हैं। ये भारी तत्व ऊर्जावान न्यूट्रॉन कणों की बमबारी के कारण बनते हैं, जो परमाणु संरचना में जुड़ते हैं। इस प्रकार सुपरनोवा ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन तारे का आकार सामान्यतः कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10 से 20 किलोमीटर व्यास। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। न्यूट्रॉन तारा एक विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ अत्यंत सघन अवशेष होता है, जो लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बना होता है। इन तारों का द्रव्यमान सूर्य से कई गुना अधिक हो सकता है, लेकिन इसका व्यास बहुत छोटा होता है, लगभग 10 से 20 किलोमीटर। ये ब्रह्मांड के सबसे घने पिंडों में से एक है और इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली होता है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। अगला प्रश्न, तारे के द्रव्यमान का मापन किस इकाई में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौर द्रव्यमान। अगला प्रश्न, तारों की मृत्यु के बाद क्या बन सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। तारों के द्रव्यमान के आकार के आधार पर वह श्वेत वामन, काला वामन, न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल कुछ भी बन सकता है। अगला प्रश्न, तारे का रंग उसका क्या दर्शाता है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तापमान। अब इसके बारे में कुछ जान लें। किसी तारे का रंग उसके तापमान को दर्शाता है। सबसे जो गर्म तारा होता है वह नीले रंग का होता है, उससे कम गर्म सफ़ेद रंग का होता है और उसकी अपेक्षाकृत कम गर्म तारा लाल होता है। अगला प्रश्न, सबसे गर्म तारे किस रंग के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीला। अगला प्रश्न, सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब तारे का कोर लोहे का बन जाता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब कोई तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है और अपने कोर अर्थात केंद्र के दबाव और गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है, जिससे वह एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट के साथ फट जाता है। यह विशाल तारों के मामले में होता है जो अपने अंदर पर्याप्त परमाणु ईंधन जला चुके होते हैं, या किसी श्वेत वामन तारे के
अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के कारण होता है। अगला प्रश्न, व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत वामन का आकार किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के समान। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। व्हाइट ड्वार्फ अर्थात श्वेत वामन का आकार आमतौर पर पृथ्वी के आकार जितना होता है, जो सूर्य की तुलना में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन अपने बहुत अधिक घनत्व के कारण यह सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है। अगला प्रश्न, तारों की मृत्यु का प्रकार मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। तारों की मृत्यु का प्रकार उनके तापमान या रंग पर नहीं, बल्कि उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे का द्रव्यमान उसके तापमान और रंग से ही जुड़ा होता है। गर्म और नीले रंग के तारे अधिक विशाल होते हैं, जबकि ठंडे और लाल रंग के तारे छोटे होते हैं, और ये दोनों विशेषताएं तारे के जीवन के अंत को प्रभावित करती हैं। बड़े द्रव्यमान वाले तारे बहुत गर्म होते हैं और नीला रंग प्रदर्शित करते हैं। उनका जीवन काल छोटा होता है और ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। वहीं पर कम द्रव्यमान वाले तारे कम गर्म होते हैं और लाल रंग के दिखाई देते हैं, और इनका जीवन काल काफ़ी लंबा होता है और ये धीरे धीरे श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, जब तारे के भीतर दाब और गुरुत्वाकर्षण के संतुलन में रहते हैं तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोस्टेटिक संतुलन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। हाइड्रोस्टेटिक संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल और दबाव बल के बीच संतुलन होता है। इस संतुलन कारण एक तरल पदार्थ न तो ऊपर फैलता ही है और न ही नीचे सिकुड़ता है, बल्कि एक स्थिर अवस्था में रहता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल से लेकर आकाश गंगाओं तक खगोल विज्ञान पर यह हर जगह यह स्थिति पाई जाती है, जैसे यहाँ पर हमने इस प्रश्न के में तारे में पाया है। अगला प्रश्न, क्वासर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लैक होल के आसपास सक्रिय गैलेक्सी केंद्र। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सबसे पहले क्वासी स्टेलर रेडियो स्रोत को ही हम संक्षेप में क्वासर कहते हैं। यह ब्रह्मांड में सबसे चमकीली और ऊर्जावान वस्तुओं में से एक है। जब विशाल ब्लैक होल बनता है तो उसके चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल को ही क्वासर कहते हैं, जो काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह इतनी ऊर्जा अपने अंदर से निकालते हैं कि जो ब्रह्मांड में अन्य तारे हैं उनसे भी ज़्यादा चमकदार दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न, तारे के मुख्य अनुक्रम चरण में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। नाभिकीय संलयन, जिसे अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य, तारे, परमाणु बम, ये सभी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ही विस्फोटित और बनते रहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² से ज्ञात करते हैं, जहां पर E एनर्जी को व्यक्त करता है और डेल्टा m द्रव्यमान क्षति को व्यक्त करता है और C
प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है। इस प्रकार तारों के अंदर यह क्रिया नाभिकीय संलयन लगातार जारी रहती है। अगला प्रश्न, सूर्य जैसे तारे में कौन सा संलयन मुख्य होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन से हीलियम। अगला प्रश्न, तारे का जन्म किससे होता है? इसका सही उत्तर है गैस और धूल के बादल से, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। नीहारिका ब्रह्मांड की महत्वपूर्ण संरचना है जो नए तारे और ग्रह बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। नीहारिका को ही अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। नीहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल है। ये नीहारिका अर्थात धूल और गैस के बादल दो तरीकों से बनते हैं, या तो सुपरनोवा जिसे मरते हुए तारे का विस्फोट कहते हैं, उसके बाद बची हुई गैस और धूल से बनते हैं, और दूसरा घने आणविक हाइड्रोजन और धूल के बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने से बनते हैं। अगला प्रश्न, गैस और धूल के बादल को क्या कहते हैं जिससे तारे बनते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीहारिका। अगला प्रश्न, सूर्य किस प्रकार का तारा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, येलो ड्वार्फ। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सूर्य को हम येलो ड्वार्फ कहते हैं क्योंकि जब सूर्य मुख्य अनुक्रम की स्थिति में अर्थात युवा होता है तो उसके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा फिल्टर किया जाता है, जिससे वह हमें पीला दिखाई देता है। सूर्य का वास्तविक रंग तो सफ़ेद होता है, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरने पर लाल और पीली रोशनी कम फैलती है। इसी वजह से हमें सूर्य पीला या लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सुपरनोवा में किस तत्व के भारी तत्व बनते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोहा। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सुपरनोवा विस्फोट एक अत्यंत शक्तिशाली घटना है जो लोहे से भारी तत्वों का विकास करती है, जैसे सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, यूरेनियम आदि। अगला प्रश्न, हमारे सूर्य की अनुमानित शेष आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 अरब वर्ष। अगला प्रश्न, जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है तो वह किसमें बदलने लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेड जाइंट। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। जब किसी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो यह क्या बनेगा? यह तारे के द्रव्यमान के आधार पर हम इसे दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। अगर सूर्य के द्रव्यमान के करीब का तारा है तो वह लाल दानव बनेगा, लाल दानव से सफ़ेद वामन बनेगा, और सफ़ेद वामन के ठंडा होने पर वह काला वामन बनेगा। लेकिन सूर्य के द्रव्यमान से अगर कई गुना भारी है तो वह सुपर लाल दानव बनता है, जिसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, और वह भी द्रव्यमान के आधार पर न्यूट्रॉन स्टार एवं ब्लैक होल बनता है। अगला प्रश्न, ग्रह नीहारिका अर्थात प्लैनेटरी नेबुला क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारे के बाहरी आवरण का उत्सर्जन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। पहले यह जान लें कि इसे ग्रही नीहारिका क्यों कहते हैं। 18वीं सदी में खगोल शास्त्रियों ने जब इन नीहारिकाओं को कमजोर दूरबीनों से देखा तो उन्हें यह ग्रहों जैसी गोल और डिस्क के आकार की लगी, इसीलिए इसका नाम ग्रही नीहारिका रख दिया गया। अब जान लें कि ग्रही नीहारिका किसे कहते हैं। जब तारा मरने लगता है तो मरते हुए तारे की बाहरी गैस और धूल की परत होती है। प्रश्न, न्यूट्रॉन तारा किसके बाद बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपरनोवा।
अब इसके बारे में कुछ जान लें। जब एक बड़े द्रव्यमान के तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र पर ही दबाव डालने लगता है और दबाव पड़ने के कारण उसमें एक विस्फोट हो जाता है जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। और इस विस्फोट के कारण उसके कोर में मौजूद जो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मिलकर न्यूट्रॉन बन जाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य जैसे तारे अपने जीवन के अंत में क्या बनते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्वेत वामन। अब अगला प्रश्न, श्वेत वामन का निर्माण किसके बाद होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्य अनुक्रम। अगला प्रश्न, लाल दानव चरण में तारा किसका संलयन शुरू करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीलियम। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। मुख्य अनुक्रम अवस्था अर्थात तारे की युवावस्था में तारे अपने कोर में हाइड्रोजन का संलयन करके हीलियम बनाते हैं। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो कोर अर्थात केंद्र सिकुड़ने लगता है और कोर के सिकुड़ने से तापमान बढ़ जाता है। अब उसके तापमान की परत में हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो जाता है और अब इतनी गर्मी बढ़ जाती है जिसके कारण उसके कोर पर दबाव अधिक पड़ने लगता है और हीलियम भी कार्बन और ऑक्सीजन में संलयित होना शुरू कर देता है। इसके कारण तारे को और ऊर्जा मिलने लगती है और वह अब लाल से सफ़ेद दिखने लगता है और सफ़ेद से फिर धीरे धीरे ठंडा होकर वह काला वामन अर्थात ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाता है। अगला प्रश्न, हीलियम संलयन से क्या बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निहारिका के किस गैस का सबसे अधिक योगदान तारे के निर्माण में होता है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, जब गुरुत्वाकर्षण से निहारिका सिकुड़ती है तो कौन सी अवस्था बनती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटो स्टार। अगला प्रश्न, सूर्य जैसे तारे का अंतिम चरण क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्हाइट ड्वार्फ। अगला प्रश्न, व्हाइट ड्वार्फ तारे धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लैक ड्वार्फ। अगला प्रश्न, ब्लैक होल का निर्माण कब होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब बहुत बड़े द्रव्यमान वाला तारा सुपरनोवा के बाद संकुचित होता है।